अम्ल क्षार का लुईस सिद्धांत, इसको कहते हैं लुईस थ्योरी ऑफ एसिड बेस या लुईस संकल्पना। लुईस के अनुसार अम्ल क्या होते हैं और क्षार क्या होते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें कि अम्ल क्या होते हैं। तो लुईस के अनुसार अम्ल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, उनको अम्ल कहते हैं। तो मैं ये से बोल सकता हूँ लोन पेयर एक्सेप्टर, लोन पेयर ग्राही, मतलब लोन पेयर का मतलब होता है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो ग्रहण करते हैं, लोन पेयर एक्सेप्टर, उसको कहते हैं लुईस एसिड। तो ये तो हो गया लुईस एसिड जो लोन पेयर ग्रहण करते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल लिखो कि लोन पेयर ग्रहण कौन करेंगे, जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। और इलेक्ट्रॉनों की कमी किसके पास होगी, तो ऐसे यौगिक क्या होते हैं, इसके एग्जांपल जैसे ऑल कैटाइंस, इसका मतलब सभी धनायन, जितने भी धनायन है इन सबके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, तो वो क्या है, लुईस एसिड है, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा H प्लस, Cl प्लस, CH3 प्लस, Br प्लस, खूब सारे हो सकते हैं इस प्रकार से, C2H5 प्लस, NO2 प्लस। तो ये सब लुईस एसिड है, मतलब जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, वो लुईस अम्ल कहलाते हैं। और एग्जांपल इसके वेकेंट डी ऑर्बिटल कंपाउंड्स, अर्थात ऐसे यौगिक जिनके पास रिक्त डी कक्षक पाए जाते हैं, अर्थात जिनके पास खाली कक्षक होते हैं, जिससे वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकते हैं इजीली, तो वो लुईस अम्ल होते हैं। और ऐसे एग्जांपल्स जैसे मालूम मैंने लिखा ApCl3, SnCl2, AlCl3, या फिर अपन खूब सारे लिख सकते हैं PbCl2। इसका मतलब डी ब्लॉक तत्वों के जो हेलाइड्स हैं, अधिकांश हेलाइड्स वो क्या होते हैं, लुईस अम्ल होते हैं, क्योंकि इनके पास रिक्त डी कक्षक पाया जाता है। तो रिक्त डी कक्षक वाले यौगिक जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा अपन इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऐसे यौगिक जिनका अष्टक अधूरा होता है, अर्थात बाह्यतम कोश में अष्टक अधूरा होता है, इनकम्प्लीट होता है, मतलब बाह्यतम कोश इसका पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं होता है, ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं, लुईस अम्ल कहलाते हैं। और जैसे मालूम है लिखूं Bf3, भाई बोरोन है, बोरोन है, बोरोन से 3 क्लोरीन एटम जुड़े हुए हैं इस प्रकार से। तो इसके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन ही है, 2 और 2 4, 2 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसका अष्टक अधूरा है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए अष्टक पूरा के लिए, तो इसका अष्टक अधूरा है, इसलिए ये क्या हो गया, लुईस एसिड हो गया। तो इस प्रकार के यौगिक, इसके अलावा और लुईस अम्ल क्या हो सकते हैं, लुईस अम्ल मतलब जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, जैसे मैं लिखूं CO2 SO3, ये भी एक तरह से लुईस एसिड होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि अष्टक तो इनका पूरा है। जैसे CO2 की बात करें तो कार्बन डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन की En अधिक होती है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा इधर ये इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन के पास ऐसा फील करता है कार्बन कि इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेने की प्रकृति रखता है, अर्थात CO2 भी क्या होता है, लुईस अम्ल होता है। ऐसे SO3 तो सल्फर है, 3 ऑक्सीजन एटम जुड़े हुए हैं इससे, इस प्रकार से, तो ये ऑक्सीजन की En ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, इसके इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, इसके इलेक्ट्रॉन इधर, तो सल्फर के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी महसूस करेगा, तो ये लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है। तो ये सभी कंपाउंड्स क्या होते हैं, लुईस एसिड होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करें लुईस बेस की। तो लुईस क्षार क्या होता है, तो जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज लुईस क्षार कहलाती है। ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन दान करते हैं, मुक्त करते हैं। तो मैं बोलूं इलेक्ट्रॉन
डोनर स्पीसीज, या अपन ऐसे बोल सकते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, तो ऐसे बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज लुईस बेस कहलाती है। लुईस बेस, जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है वो लुईस क्षार कहते हैं, मतलब इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। और इसके एग्जांपल्स की बात करें अपन कि ऐसे कौन कौन से यौगिक हैं जो लुईस क्षार हैं, तो सबसे पहले बात करें ऑल एनाइंस, इसका मतलब सभी ऋणाइन जिनके पास नेगेटिव चार्ज होता है, Cl माइनस, ऐसे NH2 माइनस, Br माइनस, I माइनस, CS3 माइनस, मतलब नेगेटिव चार्ज वाले स्पीसीज, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। इसके अलावा लोन पेयर कंटेन स्पीसीज, ऐसी स्पीसीज जिनके पास लोन पेयर पाया जाता है, जैसे मान लो मैंने लिखा RnH2 प्राथमिक एमीन, RnHr द्वितीयक एमीन, RnR तृतीयक एमीन, इसके अलावा H2O, NH3, तो इनके पास क्या पाए जाते हैं, लोन पेयर पाए जाते हैं, तो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, लुईस क्षार कहलाते हैं। तो ये लुईस क्षार होते हैं। तो अपन इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन लुईस अम्ल है और कौन लुईस क्षार है। क्लियर, इसी को कहते हैं लुईस संकल्पना। अब अपन बात करें कि सबसे पहले अम्ल क्या होता है, अम्लों का वियोजन किस प्रकार से करते हैं। तो एक सिंपल सी बात है कि जैसे मैंने लिखा कि माना डिसोसिएशन ऑफ एसिड्स, सबसे पहले अपन बात करेंगे डिसोसिएशन ऑफ एसिड्स, अम्लों का वियोजन कैसे होता है। माना सपोज HA एक दुर्बल अम्ल है, HA क्या है, वीक एसिड है, HA एक दुर्बल अम्ल है और इसका वियोजन इस प्रकार से होता है, HA टूट जाता है H प्लस और A माइनस के रूप में। अब मैं बात करूं प्रारंभ में, एट इनिशियल, प्रारंभ में इसके 1 मोल है, ये जब तक, क्योंकि अभी वियोजन हुआ नहीं, तो H प्लस और A माइनस के मोल्स की संख्या 0 है। फिर है एट इक्विलिब्रियम, जिसको अपन ये कहें कि साम्य पर, साम्य अवस्था पर क्या होगा, तो इसकी कुछ मात्रा उत्पादन बदल जाएगी, तो वो मात्रा मान लो अक्स है, तो इसकी भी अक्स, तो यहाँ कितनी बच जाएगी, 1 माइनस अक्स। फिर कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, साम्य पर सांद्रता, और सांद्रता होती है मोल बटा आयतन, इसका मतलब अपन इसमें आयतन से डिवाइड कर देंगे इसको, तो अपने पास क्या आ जाएगी, सांद्रता, सांद्रता आ जाएगी। माना 1 मोल है, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं इसको कि सांद्रता, जिसको अपन C से मैं लिख रहा हूं, माना मोल 1 है, आयतन V है, तो 1/V को मैं सांद्रता C के रूप में लिख सकता हूं। तो यहाँ पे मानना कि कुछ नहीं दिया हुआ है, तो अपन 1/V मान सकते हैं, जैसे 1/V, और इसको अपन C लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा C 1 माइनस एक्स, ये 1/V को CX, इसको भी CX, इस प्रकार से लिख सकते हैं अपन। दुर्बल अम्ल जो वीक एसिड होता है, उसका वियोजन स्थिरांक Ka से अपन डिनोट करते हैं। वीक एसिड का वियोजन स्थिरांक, जिसको डिसोसिएशन कांस्टेंट कहते हैं, उसको अपन कैसे लिखते हैं, Ka से। तो Ka बराबर हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो CX इंटू CX अपॉन C1 माइनस एक्स, तो एक सी से एक सी कट जाएगा, तो Ka बराबर हो जाएगा CX स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स, इस प्रकार से अपन ने लिख दिया। माना अक्स का मान बहुत कम है, 1 से बहुत कम है, तो अक्स का मान जब 1 से बहुत कम है, तो अपन इसको ऐसे ले सकते हैं Ka बराबर CX स्क्वायर, क्लियर। और अक्स बराबर इसको ऐसे ले सकते हैं कि Ka अपॉन C का रूट, तो वियोजन की मात्रा, यहाँ पे अक्स क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन,
जो अक्स है वो कहलाती है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको कहते हैं वियोजन की मात्रा। और के ए है वो दुर्बल अम्ल का वियोजन स्थिरांक। तो के ए होता है दुर्बल डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, दुर्बल अम्ल का वियोजन स्थिरांक। तो के ए बराबर सी एक्स स्क्वायर या एक्स बराबर के अंडर रूट के ए अपॉन सी। सी है सांद्रता कंसंट्रेशन, जिसको मोल प्रति लीटर में लिखते हैं। अब अपन को ये देखना है कि H प्लस आयन की साम्य अवस्था एट इक्विलिब्रियम पे सांद्रता क्या है, सी अक्स है। H प्लस की सांद्रता क्या है, सी अक्स है। तो इस प्रकार से अपन H प्लस आयन की सांद्रता को ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इसी प्रकार से अपन बात करें डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस, दुर्बल अम्ल के लिए अपन केबी से लिखते हैं इसको। तो मैं लिख रहा हूं दुर्बल क्षार के लिए वियोजन स्थिरांक, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस, जिसको अपन के बी से लिखते हैं। क्लियर। तो माना एक दुर्बल क्षार है जिसको मैंने लिखा BOH, और ये आयनित होता है B प्लस और OH माइनस 1। एट प्रारंभ में इसके 1 मोल है, इसके 0 साम्य पर एट इक्विलिब्रियम तो 1 माइनस एक्स और एक्स लिख दिया अपने। कंसंट्रेशन साम्य पर सांद्रता, तो आयतन का भाग दे देंगे 1/x-v, मोल बटा आयतन होती है सांद्रता। तो ये अपन ने साम्य पर लिख दिया। चूंकि 1/v बराबर c है तो ये हो जाएगा c 1 - x cx और cx। अब दुर्बल अम्ल के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट जो होता है उसको Kb से लिखते हैं। तो ये हो जाएगा Kb बराबर cx गुणा cx अपॉन c 1 - x। तो ये आ जाएगा c कैंसिल हो जाएगा। तो Kb बराबर cx² अपॉन 1 - x। तो ये जो Kb है ये दुर्बल अम्ल का वियोजन स्थिरांक कहलाता है। क्लियर। Kb क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस। यदि x का मान बहुत कम है तो मैं Kb बराबर ऐसे लिख सकता हूँ, Kb बराबर cx², तो x बराबर अंडर रूट Kb अपॉन c। ये x है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वियोजन की मात्रा, दुर्बल क्षार के लिए, वीक बेस के लिए वियोजन की मात्रा, c कंसंट्रेशन और Kb डिसोसिएशन कांस्टेंट से अपन लिखते हैं। अब जो Ka और Kb है उनमें क्या रिलेशन है, किस प्रकार से दोनों को अपन लिखते हैं। तो Ka और Kb जो है जिसको अपन इस प्रकार से लिखते हैं, Ka इंटू Kb बराबर Kw। यहाँ पे जो Kw है वो जल का आयनिक गुणनफल कहलाता है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। कैसे लिखते हैं कि यह H2O है, H2O आयनित तो होता है H प्लस और OH माइनस के रूप में, और इसका जो वियोजन स्थिरांक जिसको मैं Kw से लिख रहा हूँ, तो H प्लस की कंसंट्रेशन OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन अपॉन H2O। चूंकि H2O का सक्रिय द्रव्यमान एक्टिव मास 1 होता है तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। तो Kw बराबर आ जाएगा H प्लस इंटू OH माइनस, Kw बराबर H प्लस और OH माइनस। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, H प्लस है अम्ल के लिए तो इसको मैं Ka लिख दूं इंटू OH माइनस है क्षार के लिए तो इसको आयनिक स्थिरांक Kb के रूप में लिख दूं। तो Ka इंटू Kb बराबर Kw हो जाता है। अब जो मान अपना आया
कि के डब्ल्यू बराबर, एक तो वैल्यू आई एच प्लस की सांद्रता ओ एच माइनस आयन की सांद्रता। चूंकि वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड जल की जो मान होती है वो एच प्लस आयन की सांद्रता है, वो 10 की घात माइनस 7 मोल प्रति लीटर होती है। ये हो गया मोल पर लीटर। तो वाटर उदासीन होता है, प्योर वाटर की जब बात करें तो वो उदासीन होता है, और उसके लिए ओ एच माइनस आयन का मान भी 10 की घात 7। तो के डब्ल्यू का मान कितना हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 7। तो के डब्ल्यू बराबर हो जाएगा 10 की पावर माइनस 14 होता है। क्लियर? तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 10 की पावर माइनस 14 बराबर एच प्लस इंटू ओ एच माइनस आयन की सांद्रता। और इसको अपन ने ऐसे लिखा, एक तो ये हो गया। सेकंड बात करें कि के डब्ल्यू बराबर के ए इंटू के बी। अब इस जो वैल्यू है के डब्ल्यू बराबर के ए इंटू के बी है, इसको लॉग के रूप में ले लेते हैं, एज ए लॉग टर्म में। तो के डब्ल्यू बराबर के ए इंटू के बी है, तो लॉग लेने पर तो यह जाएगा log के डब्ल्यू बराबर log के ए प्लस log के बी। अब दोनों तरफ माइनस साइन ले लो, तो माइनस log के डब्ल्यू बराबर माइनस log के ए माइनस log के बी। अब चूंकि हम जानते हैं कि एंटी लॉग, जिसको अपन ऐसे बोलते हैं, पी के डब्ल्यू बराबर होता है माइनस log 10 के पदों में के डब्ल्यू। तो इसको मैं लिख देता हूं पी के डब्ल्यू। तो ये हो गया पी के डब्ल्यू बराबर माइनस log के ए को पी के ए, तो पी के ए प्लस माइनस log के बी को पी के बी, तो ये पी के बी। तो पी के डब्ल्यू बराबर पी के ए प्लस पी के बी होता है। क्लियर? तो सिंपल, इस प्रकार से अपन के ए और के बी का निर्धारण करते हैं। थैंक यू।